हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं इंटेंस फोकस एकेडमी में। आज एमएसएन के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन में जनरली हम लोग आइटिस लगाते हैं एज अ सफिक्स। तो आइटिस में जो भी चीज का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा उसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, आइटिस लगा सकते हैं। जैसे कि कंजक्टिवाइटिस, तो कंजक्टिवाइटिस क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा। नाउ टॉन्सिलाइटिस, तो टॉन्सिलाइटिस क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल। इस तरह से बहुत सारे चीजें हैं जिसका हम लोग आगे जिक्र करेंगे। नाउ सबसे पहले हम लोग आते हैं इन्फ्लेमेशन में कार्डिनल साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कार्डिनल साइंस क्या होते हैं, तो कार्डिनल साइंस मेनली हम इन्फ्लेमेशन में 5 हैं, जिसमें से पहला 4 जो है वाज गिवन बाय द सेल्सस, और जो लास्ट वाला है वो कौन दिया था, गिवन बाय वर्च्यू। तो कार्डिनल साइंस में क्या कहेंगे, सबसे पहला हमारा पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, वार एंड लॉस ऑन फंक्शन। तो जहां भी इन्फ्लेमेशन होगा देयर मस्ट बी पेन, वहां पे क्या होना चाहिए, पेन हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए। नाउ सेकंड वन इज रेडनेस, जहां पे इन्फ्लेमेशन होगा वहां पे क्या प्रेजेंट रहेगा, रेडनेस रहेगा। उसके बाद वहां पे थर्ड वन इज स्वेलिंग, जहां पे इन्फ्लेमेशन रहेगा वहां पे स्वेलिंग मस्ट है। नाउ फोर्थ वार्म, जहां पे इन्फ्लेमेशन होगा वो पोर्शन क्या रहेगा, हमारा वार्म रहेगा। एंड फिफ्थ वन इज लॉस ऑफ फंक्शन, तो जहां पे भी इन्फ्लेमेशन रहेगा वहां पे क्या रहेगा, लॉस ऑफ फंक्शन, यानी वो जो ऑर्गन है या फिर वो जो टिश्यू है वो अपना फंक्शन को लॉस कर देगा। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं इन्फ्लेमेशन कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली 2 टाइप के हम लोग इन्फ्लेमेशन देखेंगे। फर्स्ट वन इज एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड सेकेंड वन इज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि एक्यूट में मोर साइन एंड सिम्टम्स, यानी इसमें साइन एंड सिम्टम्स जल्दी और ज्यादा दिखाई देते हैं एज कंपेयर टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। तो सिम्टम्स क्या हो जाएंगे, जो भी पेशेंट चीजें कंप्लेन्स करता है वो क्या होता है, सिम्टम्स होता है। यानी जैसे पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मेरे को हेडेक है या फिर स्वेलिंग है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सिम्टम्स हो जाएगा। और साइन क्या है, साइन है मेडिकल पर्सनल के द्वारा ऑब्जर्व, यानी जो भी डॉक्टर है या फिर नर्स है जो भी चीजें ऑब्जर्व करते हैं हम उनको क्या बोलेंगे, साइन बोलेंगे। जैसे पेशेंट बोला कि टेंडरनेस है, ठीक है, टेंडरनेस है, उसके हम लोग उस पे हाथ लगा के देखेंगे और देखेंगे क्या उसमें गिल्टी है या फिर और भी कोई सी चीज है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। सेकेंड, शॉर्टर ड्यूरेशन। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होता है, कितने दिन के लिए हो सकता है, या तो फ्यू डेज के लिए हो सकता है या फिर लास्ट इसका डेडलाइन है 6 मंथ, यानी फ्यू डेज से लेके 6 मंथ के बीच में इसका ड्यूरेशन हो सकता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन का। और इसमें मेन सेल्स इंक्लूड करेंगे क्या, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स बहुत सारे होते हैं, तो इसमें मेनली कौन अटैक करेगा, तो पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स। मेनली मेन सेल्स कहने का यहाँ पे यह मतलब है ना कि Which cells attacks on the inflammation first? एक्यूट में कौन सा करेंगे, तो न्यूट्रोफिल्स, ये याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में। तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में क्या होगा कि लेस साइन एंड सिम्टम्स या फिर एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे, यानी साइन एंड सिम्टम्स जो भी ऑकर करेंगे वो या तो लेस रहेंगे या फिर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन क्या रहेगा, तो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रहेगा, इट मींस दैट ग्रेटर देन 6 मंथ। तो 6 मंथ से जो भी 6 मंथ से ज्यादा जो भी इन्फ्लेमेशन होगा वो क्या हमारा हो जाएगा, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। एंड थर्ड वन इज मेन सेल्स। इसमें मेन सेल्स कौन कौन से आएंगे, तो पहला हो जाएगा हमारा मैक्रोफेजेस और दूसरा हो जाएगा लिम्फोसाइट्स। मैक्रोफेजेस जो है जल्दी अटैक करते हैं एज कंपेयर टू लिम्फोसाइट्स। नाउ इन क्रोनिक, अब हम लोग आगे देखते हैं इन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। तो कुछ केसेस में क्या होता है ना, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हो जाता है, यानी 6 मंथ या फिर उससे भी लगभग 9 मंथ या फिर 1 साल 1.5 साल के लिए हो जाता है। तो उसमें एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसको बोलते हैं ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन। उसमें क्या हो जाता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रैनुला, और वो क्रोनिक ग्रेनुलेशन इन्फ्लेमेशन, तो वो लीड करता है, वो एक कंडीशन को लीड करता है जिसको बोलते हैं क्रोनिक ग्रैनुलोटोमस इन्फ्लेमेशन।
ये कंडीशन हो गया हमारा, क्या हो गया, कंडीशन हो गया। तो कंडीशन क्या हो गया, सबसे देखो फिर से एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा, इन सम क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, यानी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसको बोलेंगे हम लोग ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। उसके बाद क्या होता है, क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, और वो लीड करता है किसको, टीबी को। ये कंडीशन हो गया, ठीक है। तो इसमें मेनली ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा क्या कि एंटीजन है, कोई भी एंटीजन है, और वो चारों तरफ किससे घिरा हुआ है, मैक्रोफेजेस से घिरा हुआ है, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो दिस इज नोन एज ग्रेनुलोमा, ये एक स्ट्रक्चर हो गया, ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे इवेंट्स और स्टेप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। देयर आर टू इवेंट्स मेनली, फर्स्ट वन इज नोन एज वैस्कुलर इवेंट्स एंड सेकेंड वन इज नोन एज सेलुलर इवेंट्स। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला, कट कर दीजिए इवेंट्स तक। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि there are two steps or events of inflammation. First one is known as vascular event and second one is known as cellular event. तो vascular events में हम लोग क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। It occurs at the vascular level. ये किस रेंज पे occur करेगा, तो vascular level पे occur करता है। It has following events या stages. First one is known as transient vasoconstriction, second one is vasodilation, third one is increased permeability and fourth one is stasis. तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट को, ट्रांजिएंट वैसोकंस्ट्रिक्शन। तो जहां पर भी इन्फ्लेमेशन होता है तुरंत वहां पे क्या हो जाएगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। एट द इंस्टेंट वेयर देयर इज इन्फ्लेमेशन देयर विल बी वैसोकंस्ट्रिक्शन। नाउ द सेकेंड वन इज वैसोडाइलेशन। तो वैसोकंस्ट्रिक्शन क्या होता है, इन ऑर्डर टू ट्रैप द एंटीजन। इसमें क्या होगा, ट्रैप होगा एंटीजन। नाउ सेकेंड वन इज नोन एज वैसोडाइलेशन। तो वैसोडाइलेशन क्या होता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन के बाद क्या होता है, वैसोडाइलेशन होता है। तो वैसोडाइलेशन में क्या होगा कि जो भी चीजें हैं, जो फैगोसाइटिक सेल है वो ऑकर करता है वैसोडाइलेशन के द्वारा। मतलब कि जो भी चीज उस एंटीजन को मार सकता है वो किसके द्वारा आएगा, वैसोडाइलेशन के द्वारा। उसके बाद हो जाता है हमारा इंक्रीज्ड परमेबिलिटी। इसमें क्या होता है, इन दिस स्टेज स्वेलिंग इज सीन। परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो परमेबिलिटी इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि न्यूट्रिशनल अमाउंट या फिर और भी बहुत सारी चीजें जो फैगोसाइटोसिस में हेल्प करेगा वो वहां पे पहुंच जाएगा। तो इसमें स्वेलिंग हम लोग को देखने को मिलता है। नाउ द लास्ट वन इज नोन एज स्टेसिस। तो इन दिस स्टेज ब्लड फ्लो स्टॉप। इसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, हमारा स्टॉप हो जाता है। नाउ अब हम लोग देखते हैं सेलुलर इवेंट्स। इसका शॉर्ट फॉर्म है एमआर एट कॉप, याद रखिएगा एमआर एट कॉप। एम स्टैंड फॉर माइग्रेशन, R stand for rolling, A stand for adhesion, T stands for transmigration or it is also known as diapedesis, and C stand for chemotaxis, O stand for opsonization and P stand for phagocytosis। तो अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि मार्जिनेशन क्या होता है, रोलिंग क्या होता है, एडिशन क्या होता है, ट्रांसमाइग्रेशन क्या होता है, डायापेडिसिस क्या होता है, कीमोटैक्सिस क्या होता है, ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है, फैगोसाइटोसिस क्या होता है। तो मार्जिनेशन में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल, किसका मूवमेंट, न्यूट्रोफिल का, टू द पेरिफेरी। मतलब सेंटर से कहां मूव करेगा, पेरिफेरी की तरफ मूव करेगा। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मार्जिनेशन बोलते हैं। नाउ सेकंड वन इज नोन एज रोलिंग। रोलिंग में क्या होता है, न्यूट्रोफिल स्टॉप्स नियर द साइट ऑफ एंटीजन। इसमें क्या होता है, पहला में हुआ कि न्यूट्रोफिल मूव किया कहां से, सेंटर टू पेरिफेरी। उसके बाद रोलिंग में क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स का मूवमेंट क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। कहां पे, एट द साइट ऑफ एंटीजन, एट द साइट ऑफ एंटीजन ड्यू टू सेक्रेटिन प्रोटीन। ये हमेशा याद रखिएगा, किस प्रोटीन के कारण जो है न्यूट्रोफिल का मूवमेंट स्टॉप हो रहा है, तो दैट इज सेक्रेटिन प्रोटीन के द्वारा। उसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड स्टेज, दैट इज नॉन एज एडिशन। तो एडिशन में क्या होता है, न्यूट्रोफिल मूवमेंट इज परमानेंट। इसमें क्या होता है, इसमें स्टॉप करता है और इसमें क्या होता है, परमानेंट हो जाता है।
अब परमानेंट किसके द्वारा होता है वो देखेंगे। तो न्यूट्रोफिल मूवमेंट इज मेड परमानेंट एंड अटैच टू द एंडोथेलियल सरफेस। ये अटैच हो जाता है एंडोथेलियल सरफेस के द्वारा विद द हेल्प ऑफ इंटेग्रिन प्रोटीन। किस प्रोटीन के द्वारा? इंटेग्रिन। ये भी याद रखेंगे, यहां से भी क्वेश्चन आएगा, सिक्रेटिन प्रोटीन और इंटेग्रिन प्रोटीन के द्वारा। उसके बाद फोर्थ है हमारा ट्रांसमाइग्रेशन या फिर डायापेडेसिस। तो इट इज द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। इसमें क्या होता है कि न्यूट्रोफिल का हो जाता है क्या? मूवमेंट आउट, इनसाइड से आउटसाइड की तरफ मूवमेंट होने लगता है। तो मेनली हमको इन चारों स्टेजेस में देखना है क्या कि न्यूट्रोफिल का जो मूवमेंट है कहां से कहां तक हो रहा है। फर्स्ट स्टेज ट्रांसमाइग्रेशन में क्या हो रहा था? न्यूट्रोफिल सेंटर से कहां जा रहा था? पेरिफेरी की तरफ। सेंटर से कहां जा रहा था? पेरिफेरी की तरफ। सेकंड में क्या हुआ कि न्यूट्रोफिल का मूवमेंट स्टॉप हो गया एट द साइट ऑफ एंटीजन ड्यू टू सेक्रेटिंग प्रोटीन। थर्ड में क्या हुआ कि न्यूट्रोफिल मूवमेंट परमानेंट हो गया, किसके और अटैच हो गया एंडोथेलियल सरफेस से, किसके द्वारा? इंटेग्रिन प्रोटीन के द्वारा। और लास्ट में क्या देखा गया कि न्यूट्रोफिल मूवमेंट जो है इनसाइड से आउटसाइड की तरफ मूव करने लगा। नाउ फिफ्थ स्टेज इज नोन एज कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस में क्या हम लोग देखते हैं कि केमिकल अट्रैक्शन होता है। केमिकल अट्रैक्शन का क्या मतलब है कि देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूट्रोफिल्स एंड द एंटीजन। और ये कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का क्या मतलब है कि यहाँ पर एंटीजन जो है एक साइड रहेगा और न्यूट्रोफिल्स क्या रहेगा? एक साइड रहेगा। अब नाउ सेकेंड लास्ट दैट इज ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन का क्या मतलब होता है? मेनली इट रेफर्स टू द टैगिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस के द्वारा हम टैगिंग करते हैं, यानी न्यूट्रोफिल्स किसको टैग करता है? एंटीजन को टैग करता है फॉर देयर एलिमिनेशन, उसके एलिमिनेशन के लिए। किसके एलिमिनेशन के लिए? तो एंटीजन का एलिमिनेशन के लिए। नाउ द लास्ट वन इज फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या है? तो किलिंग एंड डिग्रेडेशन ऑफ एंटीजन। इसमें क्या होता है? एंटीजन का डिग्रेडेशन और किल हम लोग इसमें करते हैं। तो इवेंट्स के बाद अब हम लोग देखते हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन के बारे में। क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं? तो मेनली देयर आर 4 consequences. The first one is complete resolution with almost complete regeneration. इसमें क्या होता है कि complete resolution हो जाता है with complete regeneration. And the second one is complete resolution with a scar. इसमें क्या होता है? resolution तो होता है लेकिन scar का formation होता है। Though first and second points are good for patient, जिसमें कि इन्फ्लेमेशन क्या हो जाएगा? रिजॉल्व हो जाएगा। एंड द थर्ड वन इज एब्सेस या फिर पस फॉर्मिंग कैपेसिटी। इसमें क्या होता है? एब्सेस फॉर्म होने लगता है। देयर विल बी पस, देन इट इज नोन एज एब्सेस। एंड द फोर्थ वन इज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। या तो एक्यूट से वो क्या हो सकता है? क्रोनिक में जा सकता है। तो दीज थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट आर बैड फॉर द पेशेंट, बैड फॉर द पेशेंट। अब हम लोग देखते हैं मेनली मैक्रोफेजेस के बारे में। कौन कौन सा मैक्रोफेजेस है? तो मैक्रोफेजेस में हम लोग देखेंगे क्या कि कौन कौन सा मैक्रोफेज किस किस ऑर्गन में पाया जाता है। तो कूफर सेल कहां पाया जाएगा? लीवर में। ऑस्टियोक्लास्ट कहां पाया जाएगा? बोन में। माइक्रोग्लियल सेल कहां पाया जाएगा? ब्रेन में। हिस्टियोसाइट्स कहां पाए जाएंगे? कनेक्टिव टिश्यू में। और एल्वियोलर मैक्रोफेजेस कहां पाए जाएंगे? लंग्स में। और उसके बाद मैसेंजियल सेल कहां पाया जाएंगे? तो मैसेंजियल सेल कहां पाए जाएंगे? किडनी में। और लास्ट वन इज लैंगरहैंस सेल्स, तो ये कहां पाए जाएंगे? स्किन में। तो थैंक यू सो मच।